हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टाइम। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे 2018 यानी कि जो पेपर जनवरी 2019 में हुआ था उसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले एक्चुअली लास्ट 2-3 डेज में मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है रिलेटेड टू बुक्स, पैटर्न, सिलेबस, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, सब कुछ। सो आप मुझे एक दिन का टाइम दो, कल तक डेफिनेटली टुमारो आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको पैटर्न आपको मिल जाएगा, उसमें आपका कि पैटर्न कैसे आता है, पेपर को कितने पार्ट को कितनी देर में तैयार करना है, और 1 मंथ में आप अपने HTET के लिए प्रिपेयर कैसे करें, प्लस कौन सी बुक्स है जो आपको पढ़नी चाहिए, प्लस क्या बुक्स ही ज़रूरी है पढ़ने के लिए। सो जस्ट 1 डे में आपको आपके कंप्लीट HTET के लिए एक प्लानिंग मिल जाएगी कि कैसे प्रिपेयर करना है। टिल देन जो भी मेरे चैनल पे है प्लीज़ अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करते रहें, जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें। जस्ट कोई भी क्वेश्चन ना छोड़े, चाहे देख के सॉल्व करे चाहे बिना देखे सॉल्व करे, कोई क्वेश्चन ना छोड़े, जितना हो सके मैक्सिमम सॉल्व करें। 60 क्वेश्चन अगर एक पेपर में है तो डेफिनेटली आपसे 50 सॉल्व हो जाएंगे, उन 50 पे फोकस करें। सो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। इसमें बोला है हमें जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है पोजीशन में, अगर हम उसे डी ब्रोगली वेवलेंथ के इक्वल रख दें तो हमारी जो अनसर्टेनिटी है वी में वो कितनी आएगी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है, एच कट बाय 2 पाई, मतलब लेस देन होते हैं ये। जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें तो लेस देन और जो ग्रेटर देन के साइंस है वो छोड़ देंगे, सिर्फ इक्वल टू के साइन पे सॉल्व करेंगे एक बार के लिए। अब इन्होंने क्या बोला है, जो पोजीशन है हमारी वो किसके इक्वल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो क्या है एच बाय एम वी। ये जनरल फॉर्मूलेज हैं, बहुत जनरल, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाएंगे। इन पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा माइंड लगाने की नीड ही नहीं है। अब अगर हम इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दे तो हमारे पास आ जाएगा दिस, और अगर हम डेल्टा पी को खोले, डेल्टा पी क्या है हमारा मोमेंटम, मास इंटू डेल्टा वी, किसी भी फॉर्म में लिखो, डी की फॉर्म में लिखो, डेल्टा की फॉर्म में लिखो, आपको इतना तो बेसिक पता ही है। तो हम इसे इक्वल टू में ले लेंगे, h बाय 4 पाई ले लिया, बिकॉज h कट क्या होता है h बाय 2 पाई, उसको लिख लेंगे यहाँ। h से h कैंसल, m से m, हमारे पास क्या बचा, dv बाय v इज इक्वल टू 1/4 पाई। अगर आप देखो बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम लेस देन इक्वल टू वाला लगाएंगे तो जब हम इसे शिफ्ट करते हैं तो इट विल बिकम, यहाँ पर हमने कुछ शिफ्ट किया आई थिंक, तो उसकी वजह से ये ग्रेटर देन इक्वल टू में शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। जो 132 है वो मैंने स्किप किया है बिकॉज वो कुछ आंसर्स मैच नहीं हो रहे थे उसके, तो वो डाउटफुल क्वेश्चन था, तो डाउटफुल क्वेश्चन मैंने बीच में नहीं डाला। 133 क्वेश्चन में क्या है, हमें बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट में है, उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, कितनी, 1.5 ऑफ मिनिमम एनर्जी नीडेड। मिनिमम एनर्जी उसे निकलने के लिए कितनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी, उसने उसकी 1.5 गुना एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब हमें यह बताना है कि उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। अब ये कैसे निकालेंगे, जो मिनिमम एनर्जी उसे निकलने के लिए चाहिए थी वो होती है दिस, ग्राउंड स्टेट में जो उसकी एनर्जी चाहिए होती है। अब उसने एब्जॉर्ब कितनी कर ली, 1.5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो ये उसकी टोटल एनर्जी है इसमें से उसे काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, इतनी एनर्जी तो उसे निकलने के लिए ही चाहिए बाहर, बाइंडिंग एनर्जी तोड़ने के लिए, तो बाकी कितनी बची, 0.5। तो ये एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी की तरह यूज होगी और यही उसे मोमेंटम प्रोवाइड करेगी। तो इस एनर्जी से हम क्या निकालेंगे, उसकी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी h बाय √2me। ये क्या होता है, h बाय p होता है, तो p को हम 2me लिख लेंगे अंडर रूट, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। बस यहाँ पर क्या होगा,
जो हमारी एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, उसे चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पावर्स वालों को अलग सॉल्व कर देना, बाकी अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाएगा आपका 4.48 समथिंग। मतलब ज़्यादातर आपको पहली डिजिट से ही पता चल जाएगा कि क्या आंसर है। और जब आप मैच करोगे तो देखो यहाँ पर 4 वाली सिर्फ एक ही डिजिट है, तो आपको आंसर पता चल जाएगा, 4th वाला आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, इसमें बोला हुआ है कि हमारा जो हाइड्रोजन एटम है उसने ट्रांजिशन किया 4 से 1 में, तो उसकी रिकॉयल मोमेंटम निकालनी है और इन यूनिट्स में निकालनी है। तो सबसे पहले रिकॉयल मोमेंटम निकाल लो, यूनिट्स बाद में चेंज कर देंगे उसकी। तो रिकॉयल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, h/λ। अब आप ये सोच रहे हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, λ = h/p। एग्जैक्टली हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है वहां से हम मोमेंटम का फॉर्मूला उठाएंगे। उसके बाद जो h/λ है उसमें 1/λ की वैल्यू पुट करेंगे। 1/λ की वैल्यू किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी n1 और n2 की फॉर्म में। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुई है, 4 to 1, यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला है, रिडबर्ग वाला, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला। हाइड्रोजन एटम के लिए पुट कर सकते हैं हम ये, जब हम अपनी सीरीज निकालते थे ना, बामर, पाशन, लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम में, वहां यूज करते थे फॉर्मूला। पुट कर दिया और हमने क्या निकाल दिया, हमारा मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड, जो इसकी एसआई यूनिट होती है। अब हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी में चेंज करना है। इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सी यानी हमारी स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जूल में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए डिवाइड कर दिया। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा 12.75। ये आपका आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट 135 क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें हमें एक रिएक्शन दी हुई है, इसमें बोला हुआ है कि जो लिथियम है उसके हर एक न्यूक्लियन की इतनी बाइंडिंग एनर्जी है और हीलियम के हर एक न्यूक्लियन की इतनी बाइंडिंग एनर्जी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट्स, ये क्या हो गए हमारे रिएक्टेंट्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे। वहां से जो एनर्जी बच जाएगी वो हमारे लास्ट में मिल जाएगी किसको, प्रोडक्ट को, फॉर इट्स काइनेटिक मूवमेंट्स। देखो अब हमारे पास हीलियम कितने हैं, हीलियम जो है हमारे पास वो कितने हैं, 8 हो गए टोटल। कैसे, उसके पास न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, यहां पर देखो 4, तो उसके पास एक हीलियम के पास 4 न्यूक्लियॉन है, तो 2 हीलियम के पास कितने हो गए, 8 न्यूक्लियॉन, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद माइनस किसको करना है, रिएक्टेंट्स को। ये किसकी होगी, लिथियम की। लिथियम के पास कितने न्यूक्लियॉन है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो है वो बाइंडिंग एनर्जी कभी भी गिवन नहीं होती, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और अगर याद कभी नहीं भी रहती, सपोज 1 पुट कर दिया करो, मुझे ये याद थी इतनी होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन के केस में यहाँ 8 हो जाएगा बस। अगर दोनों में से याद नहीं रहती, 1 पुट कर दिया करो, आपका आंसर अप्रोक्सीमेशन में सही आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ गया ये, यानी इतनी एनर्जी बच गई हमारे हीलियम के पास फॉर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन ये तो आंसर में मैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि हमने आंसर गलत निकाला है। इन्होंने पूछा है कि ईच अल्फा पार्टिकल के पास कितनी है, और यहाँ अल्फा पार्टिकल कितने हैं, 2। तो हमने ये जो एनर्जी निकाली है ये 2 के लिए निकाली है, लेकिन एक्चुअल में ये हमें आंसर में 1 के लिए बतानी है। तो 2 से डिवाइड कर दो, ये आ गया। ये अप्रोक्सीमेशन में आपका मैच हो जाएगा 8.6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, बट मुझे लगता है ये पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था। इसमें बोला है कि हमारे पास एक स्पेस है, वहां पर कोई चार्ज पड़ा है। जब वहां हमने क्यूब रखा तो उसकी एक साइड से 5 फ्लक्स पास हो रहा था। तो बताओ अगर हम उस जगह पे एक स्फीयर रख दें जिसका रेडियस a है, तो कितना फ्लक्स पास होएगा।
तो उसके लिए निकाल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं रो जो है उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय वॉल्यूम, यानी कि जो वहां क्यू पड़ा है बाय में वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका? क्यूब का। सबसे पहले तो क्यूब पड़ा है ना वहां, एक ए क्यूब, यहां से क्यू निकल गई, क्यू की वैल्यू। जो स्पेस के अंदर क्यू पड़ा है वो तो सेम ही पड़ा ना। नेक्स्ट, फ्लक्स कितना होगा क्यूब के अंदर? फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम लगाओ तो क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एन की वैल्यू निकाल ली। और ये अब इसको रखो। अब हम क्या करेंगे? स्फीयर के लिए निकालेंगे, जो स्फीयर वहां पे हमने छोड़ दिया था उसके लिए क्या निकालना है? फ्लक्स। सेम फॉर्मूला गॉस थ्योरम से, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कहां से निकलता है? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने ऊपर अभी किया है ये फॉर्मूला। तो अब जो हमारा वॉल्यूम है स्फीयर का कितना होता है? 4/3 पाई ए क्यूब। रो को एज इट इज रहने दो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये वाला चीज ये किसका था? फाई का, तो इसकी जगह फाई पुट कर दो एंड दिस इज योर आंसर। तो यहाँ पर बेसिकली दो फॉर्मूलाज लगे, बहुत बेसिक से फॉर्मूला जो हमें +2 की फर्स्ट यूनिट में सिखा दिए जाते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना भी सीखो, उसे लंबा देख के छोड़ो मत। जितने लंबे क्वेश्चन है वो इजी मिलेंगे और जितने छोटे क्वेश्चन है वो उतने ही टफ मिलेंगे। नेक्स्ट 137, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें बोला एक सोलर पैनल है जिसकी मेजरमेंट है दिस, वो हमें इतना करंट दे रहा है इतनी वोल्टेज पे, उसकी इंटेंसिटी कितनी पड़ रही है उसके ऊपर दिस, तो हमें उसकी एफिशिएंसी निकालनी है। अब आप सोचोगे हमने +1 +2 BSc MSc में कभी इस टाइप का क्वेश्चन ही नहीं देखा। एक्चुअल में ये क्वेश्चन एफिशिएंसी का है। तो किसी भी चीज की एफिशिएंसी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। और पावर के फॉर्मूलाज तो आपको बहुत सारे पता ही हैं। तो आउटपुट पावर कैसे निकलेगी कि वो कितनी पावर एमिट कर रहा है, कितनी पावर दे रहा है वो हमें? करंट दे रहा है। कितना करंट दे रहा है? तो पावर का वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? V × I। और कितनी पावर उसे मिल रही है? कितनी पावर मिल रही है सनलाइट से? इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। कितनी इंटेंसिटी पे कितनी लाइट कितने एरिया पे फॉल कर रही है उतनी पावर है, मल्टीप्लाई 100। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, पुट कर दो और जब आप इन्हें सॉल्व करोगे दैट विल गिव 12%। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन एफिशिएंसी और पावर का था, ये क्वेश्चन सोलर पैनल का नहीं था। तो चीज़ों को ये भी समझना कि क्वेश्चन किस चीज़ का है, कभी आप उसे गलत कर जाओ क्योंकि आपको ये ना पता हो कि क्वेश्चन किसका है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों ने ये पढ़ा होगा। इसमें हमें दिया हुआ है एक रे ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। हमें बोला है कि दो मीडियम्स हैं, एक मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, एक का √5/2। हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। तो इसे एक्चुअल में लिखते कैसे हैं? जो हमें दिया हुआ था पूरा वेक्टर ये दिया हुआ था √5 के साथ, जो इसमें 1/√5 है ये एक्चुअल में हमारा इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और जो इंसिडेंट रे है वो ये हो जाएगी। हमें दोनों यहाँ पर क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? sin r/sin i। दोनों दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं वो भी लगा देंगे, sin i की वैल्यू भी हमें पता है, तो दोनों को सॉल्व करके हमारा r आ जाएगा। क्लियर? ये अलग था क्वेश्चन बट इजी था। ये क्वेश्चन हमारा आ गया हमारी बाइंड फोर्स के ऊपर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसे बोलते हैं। इसमें बोला है कि एक राफ्ट है वुड का, उसकी डेंसिटी ये है और उसका मास है दिस, वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है। तो हम राफ्ट के ऊपर कितना वेट रख सकते हैं कि वो लास्ट पॉइंट तक बस डूबने से बचे, बराबर बराबर वेट हो जाए, वेट और अपथ्रस्ट फोर्स जो उस पर लग रही है। तो हाउ टू सॉल्व इट? हम मान लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ राफ्ट या वुड कितना है V। अब हम वेट को दो तरीके से निकाल सकते हैं। हाउ? पहला तो वेट का फॉर्मूला होता है mg, m कितना है 120 एंड g। दूसरा वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m को खोलो ρVg। मास क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है उसकी 600, वॉल्यूम कितना है V एंड g, दोनों को इक्वेट कर दो, हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 1/5 मीटर क्यूब। अब हमने क्या किया? m मास को ऐड कर दिया किसके ऊपर? उस राफ्ट के ऊपर, ताकि वो डूबे ना। वो डूबेगा कब नहीं?
सपोज ये पानी है, इसमें कोई राफ्ट रखा है, ये कब नहीं डूबेगा? जब इसका वेट और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इक्वल हो, बस पॉइंट पे। तो वेट कितना है राफ्ट का, वो किसके इक्वल हो जाए? बाइंड फोर्स जो उसके ऊपर लग रही है। अब जो वेट है कितना है राफ्ट पे, पहले वाला वेट जो था प्लस m हमने और लगा दिया उसमें mg, ये तो टोटल वेट हो गया। किसके इक्वल होगा? बाइंड फोर्स के। बाइंड फोर्स जो होती है वो क्या होता है? वेट ऑफ वाटर या लिक्विड जो उसके ऊपर लग रहा है, यानी कि वो भी मास इंटू जी होगा। बट हमें वाटर का मास नहीं पता, बट वी नो द डेंसिटी, तो इसको फॉर्मूले में तोड़ लो, रो वी जी। रो कितना हो गया? 1000 वी। अब देखो राफ्ट उतने ही पानी पे लग रहा है ना जितने पे, सपोज ये राफ्ट है, इसका वॉल्यूम ये कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला वॉल्यूम सिर्फ, तो पानी का भी तो इतना ही वॉल्यूम कंसीडर करेंगे, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, जितने के ऊपर, जितने वाटर के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा है उतना ही वॉल्यूम उठाया जाएगा। सो इट्स v इंटू जी। यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे विल गेट मास जो होगा 80 kg, यानी 80 किलो और उसके ऊपर रख सकते हैं ताकि वो डूबे ना। ठीक है, तो यहां तक हमारा जो है 140 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद लास्ट 10 क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी मेरे रेडी ही हैं, बस उनकी एक वीडियो और बना रही हूँ। मेरे को आई थिंक आपको परसों तक मिल जाएगी वो वीडियो भी। सो प्लीज़, मैंने अभी तक 2016 का पेपर सॉल्व कर दिया, 2018 का भी कंप्लीट सॉल्व मान लो, तो 2 पेपर तो एटलीस्ट अच्छे से तैयार करो। इसके बाद मैं 2019 का पेपर ला रही हूँ। 2017 का क्यों नहीं कर रही अभी सॉल्व? क्योंकि अभी वो पेपर जो है, मुझे ऐसा लगता है 2017 और 19 को अगर कंपेयर करें, 2019 का इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है उसमें बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। सो यू शुड नो कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ताकि उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। क्वेश्चंस रिपीट होने का मतलब कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं। सो 2019 का पेपर करते हैं। इसके बाद अगर कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन यूज़ करें, मुझे बोलें। I'll try to solve all your queries, and please do share with your friends, like the video, and please subscribe the channel. Thank you.